अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पॉज करके एक मरतबा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नोट्स दिए गए हैं उनको स्टडी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन नोट्स के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, जब तक आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है तो आप जो है टेंसेस को नहीं समझ पाएंगे। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको मेथडोलॉजी का पता है कि किस तरह से काम हो रहा है, तो वो जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं व्यूवर्स, अगर तो आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है टेंसेस के हवाले से तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी बेसिक्स क्लियर है। टेंसेस की बेसिस आती हैं तो ये सिर्फ आप कह लें कि हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तमाम टेंसेस की, और इसमें जो है आपकी समझ लें कि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही है एक तरह से। तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर भी परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझाता हूँ कि किस तरह से हमने टेंसेस को पढ़ाया अपने चैनल पे। देखें जी, 12 टेंसेस है, तो इस वीडियो से पहले जो है तमाम के तमाम 12 टेंसेस को सेपरेट वीडियोस की शक्ल में पढ़ाया गया है। ठीक है, 12 टेंसेस हैं तो 12 वीडियोस हैं, और वो भी दो मेथडोलॉजीज हैं उनकी, यानी एक फॉर्मेट में फिर दूसरे फॉर्मेट में। एक ही टेंस के ऊपर दो सेपरेट वीडियोस हैं, मटेरियल सेम है लेकिन उनका तरीका कार थोड़ा सा डिफर कर दिया गया। आपके लिए दोनों करना जरूरी नहीं है। अगर एक ही जो फॉर्मेट है वो कर लेने से आपको समझ आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इट्स ओके। अगर दूसरी भी सीरीज कर लेंगे तो इट्स बेटर कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लें जी, वो आपकी 24 वीडियोस बन जाती हैं, 24 वीडियोस। फिर हर एक सीरीज को जो है वो सेपरेट वीडियोस वाली कंबाइन करके कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी रखा गया है। वो इसलिए कि जो लोग कोर्स कर रहे हैं फिर उनको परेशानी होती है कि वो रैंडम एक एक वीडियो को सर्च करना देखना, तो कंबाइंड फॉर्म में वीडियो रखी होती हैं कंप्लीट इंग्लिश कोर्स में। तो ये आपकी जो 26 वीडियोस हो गई। ये वीडियो का काउंट मैं इसलिए दे रहा हूँ, नया बंदा एक दफ़ा आता है चैनल पे तो वो घबरा जाता है कि ये टेंस ही चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं और ये कुछ समझ नहीं आती उनको। तो मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं है, आपको बता रहा हूँ मैंने कि सेपरेट वीडियोस वाली सीरीज़ है, उसके दो जो मेथडोलॉजीज हैं, तो इसलिए वो 12 एंड 12 24 वीडियोस बन जाती हैं। आपके लिए सारी देखना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी एक सीरीज़ दे सकते हैं। फिर आगे उनको कंबाइन कर दिया है, वो रेपिटेशन ही हो रहा है, तो आपको कंबाइन वीडियो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सेपरेट कर लिया, या आप सेपरेट ना करें कंबाइन कर लें, जो जैसे आपके लिए इजी है। तो एक्चुअल में अगर आप कंबाइंड फॉर्म में वीडियो करें तो टेंसेस को समझने के लिए आपको दो ही वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपकी 26 वीडियोस होगी जी। उसके बाद आ जाती है अब ये हमारी कंपैरिजन वाली सीरीज। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये हम कंपैरिजन क्यों करवा रहे हैं। देखें, जो टेंसेस हैं ना उनके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, एक टेंस दूसरे से कुछ चीज़ों में डिफर कर रहा होता है। तो जब सेम सेम चीज़ें होती हैं तो जो नया बंदा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो भूलता है, गलतियाँ करता है। ठीक है, फिर उसे पीछे आना पड़ता है, फिर वो भूल जाता है। तो जब हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके एक ही वीडियो में स्टडी करते हैं तो पूरे टेंसेस का स्केच आपके सामने होता है, जैसे पीछे आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है। तो उसमें फिर आप कंपेयर करके जब चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। अभी हम देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। उसमें फिर आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म, क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है, एम्बिग्विटीज़ ख़त्म हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होती है, और फिर भूलते नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आप भूलते नहीं हैं। आप जो है ये आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं। तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडी जो है मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा। अब जो कंपैरेटिव स्टडी है उसमें फिर बता दूँ कि इसमें भी आप की 11 वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल है जी एक सीरीज। 11 किस तरह? पहली तो बात है कि ये जो कंपैरिजन है दो तरह से हम करवाएंगे, एक स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन जो इस वक्त चल रहा है, और एक आपका टेंस वाइज कंपैरिजन। उसमें ये है कि स्लाइड का फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको मजीद बेहतरी आ जाए आपकी कह लें अंडरस्टैंडिंग में और आपकी चीज़ों को याद रखने में। ठीक है ना, तो उसमें रिटेंशन जो है आपकी बेहतर हो जाए, इसलिए ये दो फॉर्मेट्स हैं जी कंपैरिजन सीरीज की। तो ये अभी स्ट्रक्चर वाली सीरीज चल रही है। इसमें पहली वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टिव वीडियो, उसके अंदर ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस नहीं है, जस्ट स्ट्रक्चर बताई गई हैं और फिर उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है कि ये कैसे बनती हैं, फिर आगे वाले जो ये टाइप्स हैं उनको कैसे ड्राइव करना है। उसके बाद जी फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल जैसे ये भी चल रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, 5 ये और एक इंट्रोडक्टरी, 6 वीडियोज होंगी। फिर आपका जो टेंस वाइज है उसके ऊपर 5 वीडियोज हैं, इसी तरह पर्सन वाइज जैसे इसका बताया। तो 5 वो होगी, 11 होगी, 11 की सीरीज है। और जैसे हमने सेपरेट वीडियोज की 2 सीरीज बनाई थी, इसी तरह इनकी भी फिर 2 सीरीज हैं, यानी 11 वीडियोज की एक सीरीज है, लेकिन 2 इसके कह लें कि फॉर्मेट्स फिर बन गए हैं। फॉर्मेट्स तो नहीं कह सकते, आप कह लें ड्यूरेशन के लिहाज से। एक सीरीज जो है वो 5 मिनट सीरीज है और एक है 20 to 30 मिनट सीरीज।
5 मिनट सीरीज उनके लिए है जिन्होंने टेंसेस को सीखना नहीं है, उन्हें क्विक रिव्यू चाहिए ताकि वो जस्ट उसको रिवाइज करने के लिए। तो फिर जब वो 20 to 30 मिनट वाली वीडियो देखेंगे उनका टाइम ज़ाया होगा, तो उनको अकोमोडेट किया है कि जनाब उनको सिर्फ कुछ सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी से वो सारा देख लेंगे। तो उनके लिए 5 मिनट सीरीज है, मटेरियल यही है, बोर्ड भी यही है, स्लाइड भी यही है। दूसरा जो है वो 20 to 30 मिनट सीरीज है जो इस वक्त तक चल रही है, जो आप देख रहे हैं, आप इस वक्त 20-30 सीरीज वाली वीडियो देख रहे हैं और यही बोर्ड है, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसमें मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि वो वाले व्यूवर्स जिनको भी टेंसेस को थोड़ा समझने की ज़रूरत है तो उनको यहाँ से हेल्प मिल जाए। तो बाकी चीज़ वही है, अगर आप एक से आपको समझ आ रही है ना एक सीरीज से, दूसरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अब 11 वीडियोज़ हैं, 2 सीरीज़ बन गई, एक 5 मिनट वाली, एक 30 मिनट वाली, तो ये 22 वीडियोज़ आ गई। इनको फिर कंबाइंड फॉर्म में रख दिया गया है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्ले लिस्ट में, तो 2 कंबाइंड वीडियोज़ हो गई, ठीक है। तो ये आपकी 24 होगी, तो इस तरह से ये 50 वीडियोस बन जाती हैं, लेकिन सारी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया, सेपरेट वीडियोस वाली जो कंबाइंड वीडियोस हैं 2 सीरीज वाली, 2 वो कर लें और 2 इनकी कंबाइंड वीडियोस कर लें, तो 4 वीडियोस ही आप कर लें तो आपके टेंसेस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। रेपिटेशन इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमने हर तरह के व्यूअर्स को अकोमोडेट करना होता है, लोगों का टाइम सेव करना होता है। तो जी चलें, ये तो था थोड़ी डिटेल आपको बता दी कि काम कैसे हो रहा है। अब चलते हैं जी हम अपनी वीडियो की तरफ। हमने करना है जी तमाम के तमाम टेंसेस को कंपेयर करके स्टडी करना है। तो इसमें आपको पता है कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये जो आपके कॉलम्स हैं ये सेंटेंसेस के लिहाज से बने हुए हैं, 4 टाइप्स हैं, तो ये 4 कॉलम्स हैं। अच्छा जी, आगे हम आ जाए, आपको पता है 3 मेजर आपके ज़माने होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और आगे हर एक की कैटेगरी है। 4 तरह के टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये टोटल 12 टेंसेस हैं। तो ये जो आपकी रोज हैं ये आपके टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कॉलम जो है ये सेंटेंस की टाइप को, रो जो है ये आपके ज़ाहिर कर रही हैं टेंस को। तो चलें स्टडी करते हैं जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है यू राइट अ लेटर, आप एक खत लिखते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल यू, आपको पता है जो आपका सेकंड पर्सन होता है ना, सॉरी ये फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, ये सेकंड पर्सन होगा, ये गलत हो गया, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखें कि ये आपका सेकंड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन। जी, तो सेकंड पर्सन जो आपका सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है वो आपको पता है कि सेम होगा। यू, आप एक बंदे से मुखातब हैं या 10 बंदों से मुखातब हैं तो यू यूज़ करेंगे। तो इसीलिए एक वीडियो बनाई है इस पर, यानी पर्सन वाइज सिंगुलर और प्लूरल की। वैसे तो सेपरेट वीडियोस आ रही हैं लेकिन इसकी यू की एक ही है। तो सेकंड पर्सन जो आपका सिंगुलर एंड प्लूरल जो है वो यू है। हाँ जी, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यू राइट अ लेटर, आप एक खत लिखते हैं। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और आगे क्या है आपका ऑब्जेक्ट आ गया लेटर। आगे कॉन्टिन्यूस में क्या है, यू आर राइटिंग अ लेटर, आप एक खत लिख रहे हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब काम जारी है प्रेजेंट के अंदर। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिफर क्या आ गया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज होगी है राइटिंग। बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। परफेक्ट में आ जाए, यू हैव रिटन अ लेटर, आप एक खत लिख चुके हैं या आपने खत लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आ गया, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock, आप 3 बजे से खत जो हैं वो लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो टाइम का रेफरेंस आ रहा है जो कि ऊपर नहीं है। अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि किसी पॉइंट से काम शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट जब आप जिक्र कर रहे हैं उस काम का स्टेटस बता रहे हैं उस वक्त भी वो काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्पीकर बता रहा है कि जब बता रहा है तो उस वक्त खत लिखा जा रहा है, काम जारी है, और साथ में टाइम का रेफरेंस है कि कब से जारी है, 3 बजे से। तो रिफर करने के लिए टाइम को आप यूज़ करते हैं सिंस या फार। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम का पता है जैसे 3 बजे, 4 बजे, सुबह से शाम, 1973 से 2001 से, तो ये आप उसके लिए सिंस यूज़ करेंगे। जब आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, जस्ट आपने ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट देना, तो पीरियड ऑफ टाइम इसे कहते हैं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे फॉर, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ करेंगे, और फिर आगे आगे आप टाइम मेंशन कर देंगे। तो सिंस एंड फॉर यूज़ करते हैं टाइम रेफरेंस के लिए। टाइम कौन सा, यानी जब से आपका काम स्टार्ट हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसी सिचुएशन के लिए यूज़ होता है कि प्रेजेंट के अंदर जब बंदा बता रहा है उस वक्त स्टेटस क्या है, काम का चल रहा है और वो पीछे शुरू हुआ है, वो आपने उसके लिए रिफर करने के लिए सिंस एंड फॉर यूज़ करना है। लो जी, आपका प्रेजेंट टेंस। अब आ जाते हैं पास्ट की तरफ।
पास्ट इंडेफिनिट में यू रोट अ लेटर, आपने खत लिखा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को जरा कंपेयर करें, क्या डिफरेंस आ रहा है कि वहाँ पे राइट है, यहाँ पे रोट है, बाकी वही चीज़ है, यानी यहाँ पे पास्ट फॉर्म आपकी यूज हुई है, बाकी कोई चेंज नहीं है। कॉन्टिन्यूस में आ जाए, यू आर राइटिंग अ लेटर, आप एक खत लिख रहे थे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखें क्या फर्क आ रहा है, वहाँ पे आर है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर है, तो यही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ रही होगी कंपेयर करके कितना ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना, और याद भी रहती हैं, और बेटर इसमें जो है आपकी लर्निंग होती है। तो अब देखें ना, ये टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या चीज़ का आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है आर और वार का। अच्छा जी, उसके बाद आ गया पास्ट परफेक्ट, यू हैड रिटन अ लेटर एट 4 PM, आप 4 बजे एक खत लिख चुके थे। अच्छा, पास्ट परफेक्ट के अंदर ये पहले तो ये कि यूज़ क्या होता है कि आप किसी पॉइंट के ऊपर, टाइम के ऊपर किसी एक्शन का स्टेटस बता रहे हैं कि उस वक्त स्टेटस क्या था, स्टेटस ये था कि वो काम उस वक्त कंप्लीट हो चुका है। तो टाइम, इसमें भी आप टाइम का रेफरेंस होगा, यानी पास्ट में आप किसी टाइम के ऊपर जाके किसी पॉइंट के ऊपर किसी एक्शन के स्टेटस की बात करते हैं कि उस टाइम पे जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। तो 4 बजे जी हमारा वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में, उसके ऊपर हम बता रहे हैं कि जी ये खत जो है वो लिखा जा चुका था। अब डिफरेंस देखें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यू हैव रिटन अ लेटर है, तो यहाँ पे यू हैड रिटन, बाकी सब कुछ सेम है, हैव की जगह पे हैड आ गया। आगे आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, उसमें भी आपके 2 टाइम रेफरेंस अब यूज होंगे पास में। उसमें क्या है कि एक पॉइंट ऑफ जो है टाइम रेफरेंस जो होगा, एक उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने स्टेटस बताना है एक्शन का, और उस वक्त स्टेटस क्या होगा कि काम आपका चल रहा होगा। दूसरा आपने पॉइंट बताना है टाइम का जहाँ पे वो काम शुरू हुआ था, यानी आप माजी में चले गए, माजी के अंदर 2 टाइम वाले पॉइंट्स हैं जिनको आपने रिफर करना है सेंटेंस के अंदर। एक पॉइंट ऑफ टाइम वो है जहाँ पे आप स्टेटस बता रहे हैं काम का कि वहाँ पे काम जारी था, और एक पॉइंट वो है जहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था उसके लिए आपने सिंस फॉर यूज करना है, स्टार्ट होने के लिए हमेशा ही आप सिंस एंड फॉर यूज करेंगे। और जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर आप बता रहे हैं कि वहाँ पे काम जो है वो चल रहा था, जारी था, उसको आपने पॉइंट को वैसे ही मेंशन कर देना। अब इसके अंदर फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स क्या है, ये बताया जा रहा है कि काम शुरू कब हुआ था। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम सिंस, ये फार यूज कर रहे हैं, सिंस यूज करेंगे, फार यूज करेंगे, वो मैंने बता दिया सिंस कहाँ पे है, फार कहाँ पे है। और वो वाला पास्ट का वो वाला पॉइंट जहाँ पे आप स्टेटस बता रहे हैं वो क्या, इन द इवनिंग, शाम को। फर्ज करें आप अगली सुबह कोई बात कर रहे हैं तो आप पिछली शाम का जिक्र करें कि शाम को जी 2 घंटे से खत जो है वो लिखा जा रहा था। ठीक है, तो शाम का शाम को, शाम के हवाले से आप बता रहे हैं कि शाम को स्टेटस क्या था, वो आप स्टेटस बता रहे हैं कि वो जारी है, और कब से जारी है, 2 घंटे से जी। तो अब इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फर्क देखें, वहां पे हैव बीन था, यहाँ पे हैड बीन है, बाकी कोई चीज जो है वो चेंज नहीं हुई। उसके बाद आ गया जी फ्यूचर इंडेफिनेट, यू शेल आर विल राइट अ लेटर। अब शेल जो है, सॉरी ये शेल नहीं यूज होगा, ये पीछे वाली स्लाइड का लिखा हुआ रह गया है। शेल जो है आई एंड वी के लिए यूज होता है, लेकिन वो भी अब कोई परमानेंट नहीं है, ज्यादातर विल ही यूज होता है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शेल जो है ये यूज नहीं होता है। तो यू विल राइट अ लेटर, आप एक खत लिखेंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है इंडेफिनेट के अंदर, प्रेजेंट के और फ्यूचर के, कि वहाँ पे यू राइट है, इसके साथ आपने सिर्फ एक विल लगा दिया है, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वो ही है। कॉन्टिन्यूस में आ जाए, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, आप एक खत लिख रहे होंगे, आप यहाँ पे एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस की जो स्ट्रक्चर है उसमें देखें, इंडेफिनेट में आर है, सॉरी उसका जो पास्ट में आर है, प्रेजेंट में आर है, पास्ट में वर है, और यहाँ पे क्या है, विल बी है। तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रहा है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। प्रेजेंट जो आपका परफेक्ट है, यू हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पे क्या था, यू हैड रिटन अ लेटर एट 4 PM। फ्यूचर में आप क्या करेंगे, यू विल हैव रिटन अ लेटर एट 4 PM, आप 4 बजे एक खत लिख चुके होंगे। यहाँ पे भी आपने टाइम डिफरेंस बताना है कि फ्यूचर के अंदर एक मखसूस टाइम के ऊपर आप बताएंगे कि उस वक्त स्टेटस क्या होगा काम का, तो वो मखसूस टाइम यहाँ पे सेंटेंस के अंदर 4 PM है, और उसके ऊपर स्टेटस क्या है काम का, कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, वहाँ पे हैव बीन है, हैड बीन, और यहाँ पे क्या है, विल हैव है। ठीक है, सॉरी वहां पे हैव है, हैड, और यहाँ पे विल हैव है। उसके बाद आ गया जी प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसमें क्या है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मैं बता दूं थोड़ा सा, इसमें ऐसी सिचुएशन को लिए ये यूज होता है कि आप फ्यूचर के अंदर किसी टाइम के ऊपर जाके आप स्टेटस बता रहे हैं कि उस पॉइंट के ऊपर जो है काम का क्या स्टेटस होगा। तो उस पॉइंट के ऊपर काम का स्टेटस ये होगा कि काम आपका जारी होगा। ठीक है,
और वो काम शुरू कहाँ से हुआ है, वो फ्यूचर के अंदर ही शुरू हो सकता है, वो प्रेजेंट के अंदर भी शुरू हो सकता है और पास्ट के अंदर भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो पास्ट में क्या था कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपने स्टेटस बताना और वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपका काम शुरू हुआ है, वो दोनों पास्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था कि स्टेटस आप प्रेजेंट में बता रहे हैं और काम कब शुरू हुआ है, रिसेंट पास्ट में या पास्ट में। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यह है कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपने काम का स्टेटस बताना है वो फ्यूचर में होगा, और वो वाला पॉइंट जहाँ पे काम शुरू हुआ है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है। यानी एक काम जो है वो फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में ही आगे जो है वो जारी हो सकता है जहाँ हम बता रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी दो दफ़ा जो है वो टाइम का जिक्र होगा, एक वो जहाँ से काम शुरू हुआ उसके लिए सिंस फॉर यूज़ करेंगे, एक वो जहाँ पे आप स्टेटस बता रहे हैं और वो आपने टाइम वैसे ही मेंशन कर देना है। तो यू विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग सिंस 5 o'clock। जी, तो अब बेशक आप एक बंदा सुबह फर्स्ट टाइम ये इंफॉर्मेशन बता रहा है सेकंड टाइम के लिए कि इवनिंग के वक्त। अब इवनिंग क्या है, यानी ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ पे आप स्टेटस बता रहे हैं कि उस वक्त स्टेटस क्या होगा एक्शन का। तो उस वक्त क्या होगा कि 5 बजे से जो है वो खत जो है वो लिखा जा रहा होगा। तो अब ये 5 o'clock क्या है, ये आपका वो वर्ड पॉइंट है जहाँ से काम शुरू हुआ था। तो लिहाजा ये जनाब आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। थोड़ा सा इसको फिर कंपेयर करते हैं। देखें जी, पहले लेते हैं इंडेफिनेट को। प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म लेकिन साथ में विल आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आर है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब विल बी है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है आपका हैव है, पास्ट परफेक्ट में हैड है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, विल हैव है, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम है। आगे आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट में क्या है, हैव बीन, पास्ट में क्या है, हैड बीन, और जो आपका फ्यूचर उसमें क्या है, विल हैव बीन, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं कंपैरेटिव स्टडी करने के ऊपर क्यों जोर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने किस तरह बनाने हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर की समझ आ गई है तो इनको तो जस्ट आपने ड्राइव ही करना है ना। तो उसके लिए हम आपको एक ऐसा फार्मूला बता देंगे, अगर आपके जहन में बैठ गया तो कभी भी आपसे दोबारा ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में गलती नहीं होगी। 12 टेंसेज हैं जो फार्मूला आपको बताने लगा हूँ, ये 10 टेंसेज पे वैलिड है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट उसके लिए एक्सेप्शनल है, यानी वो उनकी एक्सेप्शन है, उनके ऊपर वैलिड नहीं होता, तो उनको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी 10 के लिए बात जो है ये कर रहा हूँ वो उसके ऊपर वैलिड है। देखें जी, जब हमने एक सेंटेंस को पॉजिटिव को हमने बनाना है नेगेटिव, तो हमने उस सेंटेंस के अंदर क्या करना है, नॉट को ऐड करना है। अब नॉट की पोजीशन क्या होगी सेंटेंस के अंदर, ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। अगर आपने इधर उधर कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो उसके लिए एक ही बार आप रूल याद कर लें। देखें जी, अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लगा देना है, इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट साथ उसके लगा देना। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद लिख देना है आपने नॉट को। और अगर हेल्पिंग वर्ब आपका एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जैसे यहाँ पे हैव बीन है या विल हैव बीन है, यानी 2 वर्ड्स भी हैं 3 भी हैं, तो फिर आपने पहले को कंसीडर करना है। नॉट आपने पहला वर्ड जो होगा हेल्पिंग वर्ब का उसी के बाद में लिखना है। ये ना हो कि आप सारे हेल्पिंग कंप्लीट के बाद लिखें, पहले वर्ड के बाद आपने नॉट लगाना है। ले जी, ये आप रूल याद रखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा। अब आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंतहाई सिंपल है कि आपने जनाब हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और उठा के आपने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और एंड पे आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है, फुल स्टॉप के बजाय। अच्छा, अब अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फिर आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे ये गलती फिर नहीं करनी कि ये सारा आप हेल्पिंग वर्ब उठा के ले आएँ। वहाँ पे भी आपने वो नेगेटिव की तरह, जैसे मैंने नेगेटिव में समझाया रूल ऑफ फर्स्ट, कि आपने एक ही जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको उठाना है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, बाकी सेंटेंस को नहीं छेड़ना आपने। हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है जस्ट उसको उठाना है और सब्जेक्ट से पहले ले जाना और एंड पे आपने लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब आ गया जी हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसमें अब ये दोनों रूल्स को हमने कंबाइन कर देना है। कंबाइन किस तरह से करना है कि हमने पहले इमेजिन कर लेना है कि जी हमने बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड होगा वो किधर जाएगा, वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, यानी ये बन गया इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव क्या बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, तो उसके लिए वही रूल है कि जब आपके सब्जेक्ट के अंदर आपके टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कहाँ पे नॉट ऐड करते हैं, सब्जेक्ट के फौरन बाद। तो अब हेल्पिंग वर्ब तो पहले चला गया,
सेंटेंस से पहले चला गया, इसका मतलब बाकी सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आप कहाँ पे नॉट लिखेंगे? आप सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। हाँ, अगर 2 या 3 वर्ड्स पर हेल्पिंग वर्ब मुश्तमिल है तो उसका बाकी पार्ट सेंटेंस के अंदर ही होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हुए आपने ये समझना है कि पहला वर्ड चला गया है आपका सब्जेक्ट से पहले, तो इसका मतलब है सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है। अगर इस बात की इस तरह से समझ नहीं आ रही तो इसको इस तरह से समझ लें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड सब्जेक्ट से पहले लिख देना है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। तो लो जी, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है टेंस बन जाता है। इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करके दिखा भी देता हूँ। देखें जी, यू हैड रिटन अ लेटर एट 4 PM, हमने इसको बनाना नेगेटिव, तो हैड के बाद नॉट आ गया। यू हैड नॉट रिटन अ लेटर एट 4 PM, आपने 4 बजे खत नहीं लिख चुके थे। अच्छा जी, अब हमने इसको बनाना इंट्रोगेटिव, तो क्या किया है, जस्ट यहाँ पे ये जो हैड था इसको हम यू से पहले ले गए, हैड यू रिटन अ लेटर एट 4 PM और आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो उसी तरह, हैड जो है ये यू से पहले है, यू के बाद हमने नॉट लगा दिए, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर एट 4 PM, तो क्या आप जो है 4 बजे खत नहीं लिख चुके थे। अब बाद लोगों को क्वेश्चन होता है कि सारी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है किस लिए। भाई इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो टेंस होता है, सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवाल या मनफी सवाल जो है, जो इसकी टाइप है, ये हम उस वक्त पूछते हैं जब हम बताने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारी बात का नेगेटिव रिप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप 4 बजे खत नहीं लिख चुके, तो लिख चुके थे, तो अगला बंदा से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें जवाब दे कि हाँ जी मैं 4 बजे जो है वो ख़त नहीं लिख चुका था, या मैंने नहीं जो है वो लिख चुका हूँगा। तो ये नेगेटिव जब रिप्लाई हुआ तो उसके लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है सेंटेंस यूज होते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब यहाँ पे वही 3 वर्ड्स हैं जी आपके हेल्पिंग वर्ब, 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, विल हैव बीन। आपने यू विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग सिंस 5 o'clock, इसको बनाना है नेगेटिव। तो क्या किया देख लें, विल के बाद हमने नॉट लगाया है और किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है, तो जस्ट विल को हम यू से पहले ले गए, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की। अब हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, सारा वैसे ही है, यू यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा देगा। आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं। तो ये सिंपल सा रूल है, एक प्रिंसिपल है, फार्मूला है, ट्रिक है। समझ, मेरा ख्याल समझ ना आने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। आपको समझ आ गया तो ये तीनों तरह के सेंटेंसेस नो प्रॉब्लम। जस्ट जो बेसिक चीज़ आपने सीखनी है वो ये सीखनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद जो है इसको ये आपको समझ में भी आ गया होगा, कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है इसकी भी समझ आ गई होगी, टेंसेस के हवाले से जो आपकी कन्फ्यूजन वगैरह हैं वो भी अच्छे तरीके से दूर हो चुकी होंगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।